इस वीडियो का टॉपिक है हाइगन्स प्रिंसिपल। इसकी दो स्टेटमेंट्स है। पहली है ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ द वेव। एंड सेकंड पॉइंट इज these wavelets are usually referred to as secondary wavelets, and if we draw a common tangent to all these spheres we obtain the new position of wavefront at a later time. ओके, तो इसको समझने के लिए हम फिर से इस स्टेटमेंट को ही समझते हैं। सबसे पहले जो दो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, हमने इस हमने पिछली वीडियो में समझा था वेव फ्रंट क्या होता है। हम जैसे वाटर वेव्स में ये जो सर्कल्स हैं, मतलब जो सेम फेज में है, उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन, यानी कि जो डिस्टरबेंस फैल रहा है, उस फैलते हुए डिस्टरबेंस में जो डिस्टरबेंस सेम फेज में है, उन सब का कलेक्शन वेव फ्रंट होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है, सी इट्स अ गैस, हाइगन्स गैस। ऐसे ही मतलब फिजिक्स में सारी थ्योरीज गैसेस ही होती हैं। फर्स्ट यू गैस इट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगर वो चीजें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर पाती हैं तो वो थ्योरी चलती है, और तब तक चलती है जब तक वो एक्सप्लेन कर रही है। तो ऐसे ही हाइगन्स का प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ ए सेकेंडरी डिस्टरबेंस। यानी कि ये जो वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हर एक पॉइंट सोर्स है। जैसे ये सोर्स है वेव का, ऐसे ही वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट एक सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? मोर डिस्टरबेंस, यानी कि सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स है। और अब पॉइंट है तो कैसा डिस्टरबेंस होगा? स्फेरिकल। और इस पेज पे सर्कुलर दिखेगा, और वाटर वेव्स में तो सर्कुलर ही होगा। तो ये सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, दिस इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। एंड इसमें एक चीज और है। तो सेकेंडरी डिस्टरबेंस तक हमें समझ में आ गया। वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ वेव। ये भी ऐसे ही स्प्रेड करेंगे जैसे ये वेव स्प्रेड कर रही है, ऐसे ही उसी स्पीड से ये सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस भी स्प्रेड करेंगे। ऐसे 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 और ये इस तरह से ये स्प्रेड आउट करेंगे। इन वेवलेट्स को these wavelets are usually referred to as secondary wavelets, and if we draw a common tangent, तो इनको कहते हैं secondary wavelets, and a common tangent to all these spheres we obtain the new position of wavefront at a later time. Okay, तो common tangent, पहले वाले wavelets से common tangent बनाएंगे हम, तो हमारा ये बनेगा कॉमन टेंजेंट। लेट्स सी ये और वाटर वेव भी नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी। दैट इज ट्रू। सो प्रिंसिपल जो हाइगन्स प्रिंसिपल है, ये ठीक ठीक लग रहा है। ऐसे ही सेकंड कुछ टाइम बाद नए वाले वेवलेट्स के से बनाएंगे हम कॉमन टेंजेंट, तो नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोपोगेशन को तो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हाँ, वेव इस तरह से प्रोपोगेट कर सकती है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो मतलब इसने बोला कि लाइट वेव है और इस तरह से चलती है, बट हमने देखा लाइट रेज की फॉर्म में चलती है, मतलब ऐसा विजिबल होता है। तो वो एक्चुअली ऐसा है कि इसकी जो ये वेवलेंथ है वो बहुत कम है। वेवलेंथ कम है तो ये इतनी छोटी हो जाती है कि लाइन जैसी ही दिखती है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंडली,
यहाँ पे एक पॉइंट और देखो कि जैसे यहाँ ये जो सेकंड वेव फ्रंट बना, ये भी सेम चीज करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, हर एक वेव फ्रंट, इससे पहले वाले वेव फ्रंट्स भी, उनमें से किसी के भी सारे पॉइंट्स पर आप नए वेवलेट्स बना सकते हो और उनका कॉमन टेंजेंट नए वेव फ्रंट पर ही जाकर बनेगा, और ये बन ही रहा है। इस तरह से आप इससे छोटे वाले पे यहाँ पे स्पीयर्स बनाओगे तो नए वेवलेट की तरफ, तो ये बिल्कुल सेल्फ सस्टेनिंग टाइप है। मतलब ये चलता रहेगा और इसी तरह वेव भी चलती रहती है। तो ये प्रिंसिपल अपने आप में वेव प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, लेकिन इसकी एक शॉर्टकमिंग है। शॉर्टकमिंग क्या है? व्हाट अबाउट द बैक वेव, यानी कि अगर हम इन वेवलेट्स को दोबारा देखें, यहां से जो हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए हैं, यहां से तो कॉमन टेंजेंट एक और है, एक और कॉमन टेंजेंट है ये वाला। तो ये प्रिंसिपल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि वेव अंदर की तरफ भी जाएगी, मतलब वेव दोनों डायरेक्शंस में जाएगी इस हिसाब से। तो हाइगन्स प्रिंसिपल से ऐसा लग रहा है, मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल ये कह रहा है कि वेव दोनों डायरेक्शन में जाएगी। तो इसलिए ये जो बैक वेव है, ऐसा रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है, वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि भाई बैक वेव क्यों आ रही है इसमें आपके प्रिंसिपल में, और इसको आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई ये नहीं होती। तो हाइगन ने कहा कि बैक वेव का एम्पलीट्यूड 0 होता है, यानी कि बैक वेव होती ही नहीं। एक तरह से यही कहा है उसने कि बैक वेव का एम्पलीट्यूड 0 है, यानी कि बैक वेव है ही नहीं। और उसका एक रीजन ये है कि एनर्जी जो वेव में होती है वो वेव की डायरेक्शन में चलती है, ना कि वेव की डायरेक्शन से ऑपोजिट। तो इसलिए बैक वेव नहीं होगी। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को इसने एक्सप्लेन कर दिया। साथ में इस प्रिंसिपल से, सिर्फ इतना सा प्रिंसिपल एक्सप्लेनेटरी है, इतना सा प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहा था। मतलब इसकी हेल्प से आप रिफ्लेक्शन के लॉज भी डिराइव कर सकते हो। ऐसे ही रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा था, रिफ्रैक्शन के भी आप लॉज डिराइव कर सकते हो सिर्फ इसी प्रिंसिपल से। सिंपल सा प्रिंसिपल है, बट इससे ये सब डेरिवेशंस हो सकते हैं। साथ में ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि न्यूटन की थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई थी, उसको भी एक्सप्लेन कर रहा था। और साथ में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी इसने प्रूव कर दिया। तो काफी सक्सेसफुल प्रिंसिपल रहा ये एक तरह से। लेकिन एक चीज को ये नहीं प्रूव कर पा रहा था, वो ये था कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक होती है चीज, एक फिनोमिना, कि लाइट में पोलराइजेशन की कैपेबिलिटी है। तो ऐसा इसको एक्सप्लेन ना कर पाना, वो एक्चुअली इसकी भी मिस्टेक नहीं थी। ये इसको ये नहीं पता था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो इसको वाटर वेव्स जैसा ही समझता था, मैकेनिकल वेव्स। तो इसलिए ऑब्वियसली ये नहीं कर पाएगा, और ये बाद में इसका पता लगा, तो इसलिए काफी सक्सेसफुल रहा फिर भी ये प्रिंसिपल।